अब हम लोगों का सबसे पहला जो मेन टॉपिक है इसके अंदर वो क्या है, सेल साइकिल। सेल साइकिल मतलब है सेल की जिंदगी में क्या क्या चीजें चल रही है उसको टोटली हम क्या बोलेंगे, सेल साइकिल बोलेंगे। और सेल साइकिल में जो सबसे मेन इवेंट आता है वो इवेंट क्या आता है, सेल डिवीजन, जब सेल 1 से 2 होती है। ठीक है, जैसे हमारी जिंदगी है, बचपन से पैदा हुए सब कुछ किया, पढ़ाई लिखाई, लेकिन मेन पॉइंट कब है, जब बच्चे हो जाते हैं। वरना वैसे तो नेचर के हिसाब से हमारी जिंदगी का मेन उद्देश्य तो रिप्रोडक्शन करना ही है, प्रोजेनी बनाना ही है, क्योंकि वो चाहता है कि हर स्पीसीज अपनी ऑफस्प्रिंग बनाए और अपनी कंटिन्यूटी बना के रखे, उसके अच्छे अच्छे बेटर वर्जन आते जाएं। जैसे हमारे बेटर वर्जन आते जा रहे हैं, इतने शैतान है कि मत पूछो। ठीक है। तो ऐसा जैसा हमारे साथ है वैसा ही सेल के साथ भी है। सेल बहुत कुछ करता है और एट द एंड उसका एक मोटो होता है कि वो है अपना नंबर बढ़ाना। अब सारी की सारी सेल्स क्या करती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स से होकर के गुजरती हैं और लास्ट में सेल डिवीजन करती है। तो मेन काम तो सेल डिवीजन है, मगर उसके अलावा सेल डिवीजन करने की तैयारी भी तो करनी है ना। अब मेन काम मान लो किसी की जिंदगी में शादी करना है, पैदा होते शादी थोड़ी कर देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे नौकरी करेगा, जब रेडी हो जाएगा सेटल हो जाएगा तब जाकर के शादी होगी। तो पहले जिंदगी में कुछ काम करने पड़ेंगे, वो काम क्या कराएंगे, उसको डिवीजन के लिए तैयार करवाएंगे। तो सेल की जिंदगी में सेल डिवीजन करने के लिए 2 मेन चीजें होती हैं। एक चीज होती है सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ का मतलब है सेल अपना साइज बढ़ाएगा, अपने अंदर ऑर्गेनल्स का नंबर बढ़ाएगा, मेटाबॉलिज्म करेगा, थोड़ा बहुत एनर्जी को स्टोर करके रखेगा, कोई नए नए केमिकल कंपाउंड्स बना करके रखेगा, अपने आप को इंक्रीज करेगा। इन सिंपल सेल क्या करेगा, ग्रोथ करवाएगा अपने आप को। और दूसरा जो पार्ट होता है, जो दूसरा मेन काम होता है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। ये दोनों काम जब हमारा सेल करेगा तो तब वो क्या होगा, वो एट द एंड सेल डिवीजन कर सकेगा। तो सेल ग्रोथ करनी है और डीएनए रेप्लिकेशन करना है ताकि एट द एंड क्या कर सके, सेल अपने आप को डिवाइड कर सके। अब ये जो सेल ग्रोथ वाली कॉन्सेप्ट है ना, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब थ्रू आउट द सेल साइकिल सेल ग्रोथ चलते रहती है हमेशा। मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर के डिवीजन होते समय भी सेल ग्रो कर ही रही होती। जैसे मान लो डिवीजन कर रही है सेल, उसको लगा कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है, मेरे को ग्लूकोज तो है उसके पास में लेकिन ग्लूकोज से एटीपी उतनी नहीं बन रही जितनी उसको चाहिए है। तो वो क्या करेगा, अपने माइटोकॉन्ड्रिया को फटाफट कर डबल कर देगा कि भैया तू डबल हो पहले और फटाफट फटाफट एनर्जी बना ताकि मैं अपना काम कर सकूं। तो ग्रोथ तो तब भी हो रही है जब सेल डिवाइड कर रही है, और ग्रोथ तब भी हो रही है जब सेल डिवाइड नहीं कर रही बल्कि डिवीजन की क्या कर रही है, तैयारी कर रही है। तो बिल्कुल वही हाल है, सेल क्या करती है, ग्रोथ करती है और रेप्लिकेशन करती है। रेप्लिकेशन तो किसी एक फेज के अंदर होगा, एक स्टेप के अंदर होगा, एक फिक्स स्टेप, एक फिक्स जगह है जहां पर रेप्लिकेशन होगा। लेकिन सेल ग्रोथ की कोई फिक्स जगह नहीं। सेल ग्रोथ में कंटिन्यू सेल ग्रो करते रहेगी थ्रू आउट देयर सेल साइकिल, पूरी सेल साइकिल के टाइम पर। ठीक है, अब खाली जो डिवीजन वाला टाइम है उसको तो हम बोलेंगे सेल डिवीजन। उसके पहले जो सारे स्टेप होते हैं उन सब को जब हम मिलाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा तुम्हारी बुक में डायग्राम है, लेकिन ये डायग्राम उतना भी छोटा नहीं है, मतलब है छोटा सा मगर इसकी मीनिंग्स बहुत सारी हैं। ठीक है, मीनिंग्स है, देखो इन्होंने क्या कर रखा है, सेल की जिंदगी को कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला स्टेप है G1 और G1 फेज है लार्जेस्ट फेज। ठीक, फिर दूसरा फेज है S फेज, तीसरा फेज है G2 फेज, फिर आता है M फेज। M फेज में है 5 स्टेप्स, 5 क्यों बोल रही हूं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, सारे के सारे आएंगे। ठीक है, 5 स्टेप इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि टीलोफेज तक होगा, उसके बाद एंड में क्या होगी, साइटोकाइनेसिस, मतलब सेल डिवीजन। यहां तक का सब पढ़ेंगे हम आज। ठीक है, G1 मतलब क्या हुआ, ग्रोथ 1 फेज ना, क्योंकि सेल तो ग्रो कर रही है। G1 मतलब ग्रोथ 1 फेज, ग्रोथ 1 नहीं बोलते, गैप 1 बोलते हैं। गैप 1 क्यों बोलते हैं इसको समझना। गैप क्या है, किस किस के बीच में है, ये डिवीजन और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में। सेल की जिंदगी में 2 मेन काम है, ग्रोथ तो होते रहती है हमेशा, थ्रू आउट देयर सेल साइकिल होती है, यानी कि यहाँ भी ग्रोथ हो रही है, यहाँ भी ग्रोथ हो रही है, यहाँ भी ग्रोथ हो रही है, यहाँ भी ग्रोथ हो रही है। तो इसको ग्रोथ 1 या ग्रोथ 2 नहीं बोल सकते क्योंकि ग्रोथ तो पूरे में हो रही है। ये क्या है, 2 इवेंट के बीच का एक जगह है,
दो इवेंट कौन कौन से हैं? एक इवेंट है सेल डिवीजन और दूसरा इवेंट है डीएनए रेप्लिकेशन। दो मेजर इवेंट है जो सेल में होते हैं, ग्रोथ तो थ्रू आउट चल रही है, ठीक है। दो मेजर इवेंट कौन कौन है? सेल डिवीजन और डीएनए रेप्लिकेशन। ये खाली इमेज समझा रही हूँ, फिर प्रोफेज मेटाफेज जो इंटरफेज और मियोसिटिक फेज वो बताऊंगी मैं फिर, ठीक है। सेल डिवीजन और डीएनए रेप्लिकेशन दो मेन स्टेप्स हैं। अब देखो यहां पर हो रहा है डीएनए रेप्लिकेशन का स्टार्ट और यहां पर हो रहा है डीएनए रेप्लिकेशन का एंड। तो गैप 1 फेज क्या है? सेल डिवीजन और रेप्लिकेशन के स्टार्ट के बीच की गैप, उसके बीच का समय। यहां पर सेल डिवीजन एंड हो गई है, एक सेल डिवाइड करके कितनी सेल बन गई है? 2 सेल। अब ये सेल थोड़ा आगे जाकर के डीएनए रेप्लिकेशन कराएगी। डिवाइड होने के बाद से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होने तक की गैप, उसको हम बोलते हैं गैप 1। इसमें बहुत सारे काम होंगे, लेकिन ये क्या है? गैप है। जैसे मैं बोलूं यहाँ पर हमारा एक मेन कुछ मान लो सामान रखा है मैंने, और वैसा एक मेन सामान वो पीछे पर रखा हुआ है, तो इसके बीच की जगह गैप है। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर मेन काम है सेल डिवीजन, डिवाइड होकर 2 बन गई है ऑलरेडी। अब ये सेल आगे जाएगी तो फिर डीएनए रेप्लिकेशन भी कराएगी अपना। रेप्लिकेशन कराने तक की, जैसे मान लो पैदा होने से लेकर के इंटर पास करने तक का जो टाइम है उसको गैप 1 बोला जाएगा। फिर इंटर पास हुए तो एस फेज, उसके बाद फिर कोई दूसरा नया अगला बच्चा होगा, वो बेचारा इंटर पास तक जाएगा, फिर अगला बच्चा होने तक का टाइम क्या है? गैप 2, ठीक है। सेल डिवाइड होकर 2 हो गई, उसके बाद इसने यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन करना है। डिवाइड से डीएनए रेप्लिकेशन तक का टाइम क्या है? गैप 1। डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा इतने टाइम में। रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया, फिर दोबारा डिवाइड करेगा। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ तो अब क्या करेगा? वापस से सेल डिवाइड करेगा। तो ये हो गया गैप 1 और ये क्या हो गया? गैप 2। 2 बार गैप आ रहा है सेल डिवीजन और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में। हालांकि है ये साइक्लिक प्रोसेस, सेल डिवीजन गैप 1, डीएनए रेप्लिकेशन गैप 2, फिर सेल डिवीजन, फिर गैप 1, फिर डीएनए रेप्लिकेशन, फिर गैप 2। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार होते रहेगी। जो सेल कंटिन्यू डिवाइड कर रही है उनकी बात चल रही है। ये कुछ सेल अभी किनारे से खसक जाएंगे, उनकी बात भी आएगी जीवन में, बोलेंगे तुम करो यार, मेरा हो गया, मैंने जी लिया अपनी जिंदगी। कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि अब नहीं करनी शादी आदि, ऐसे अकेले खुश हैं। हाँ ऐसा नहीं बोलते भाई। तो जो लोग नहीं करना चाह रहे शादी, वो क्या हो गए? अपनी जिंदगी में स्टेबल हो गए, तो बोलते हैं अब डिवीजन नहीं करेंगे, हम बैठे रहेंगे अपनी जगह पर। तो वो रुक जाएंगे, वो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं कराएंगे, क्योंकि जिसने डीएनए रेप्लिकेशन कर दिया, मतलब जिसकी हल्दी मेहंदी हो गई, फिर तो शादी करनी पड़ेगी। तो हल्दी मेहंदी करावी मत, इससे बढ़िया शादी भी नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए अगर किसी का डीएनए रेप्लिकेशन हो गया है, यानी कि अगर कोई जीवन को छोड़ के एस में आ गया है, डीएनए रेप्लिकेशन कोई करने लग गया है, फिर नहीं रोक सकते तुम उसको सेल डिवाइड करने से। अगर फिर तुमने उसको सेल डिवाइड करने से रोका तो गड़बड़ करेगा कुछ ना कुछ, उसका डीएनए डबल हो गया है, अब वो नॉर्मल सेल नहीं रहा, अब एबनॉर्मल काम करेगा वो, अगर तुमने उसको डिवाइड नहीं करने दिया तो जैसे भी उसको फिक्स वुक्स करके डिवाइड करवाया जाता है। अगर उसके अंदर कोई डैमेज हो गया है, नहीं सही हो सकता, उसको मार दिया जाएगा, लेकिन खुला नहीं छोड़ जाएगा उसको, ठीक है। तो अगर कोई एस फेज में आ गया है तो वो सेल डिवाइड करेगी, अगर डिवाइड नहीं करना है तो एस फेज में आए मत, सिंपल है। अब ये तो एक मैंने फोटो समझा दी है, इसको अभी डिटेल में और पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम सेल साइकिल की कुछ बेसिक बातों के ऊपर आते हैं। सेल साइकिल हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ड्यूरेशन की होती है, किसी ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा बड़ी और किसी ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा छोटी। जैसे ह्यूमंस की जो सेल साइकिल होती है वो होती है 24 आवर्स की, और जो यीस्ट की सेल साइकिल होती है वो होती है 90 मिनट्स की। और तुमने ई कोलाई पढ़ा है, ई कोलाई का जनरेशन टाइम 20 मिनट्स है, उससे छोटा भी हो सकता है किसी का, ठीक है। तो अलग अलग सेल्स क्या करती हैं, अलग अलग समय पर क्या करती हैं, अपने आप को 1 से 2 करती हैं। तो जब तक मैं एक ही हूं तब तक मैं क्या हूं, इंडिविजुअल सेल हूं, मैं अपने आप को ग्रो करवा रही हूँ, मैं अपने आप को रेप्लिकेशन वगैरह करवा रही हूँ डीएनए का, फिर मैं दोबारा अपने आप को और ग्रो करवा रही हूँ, फिर मैंने अपने आप को तोड़ के 2 हिस्से कर दिया, तो फिर मैं तो नहीं रही, वो क्या बन गई है अब, डॉटर सेल्स। तो जब मैं बनी तब से जब तक मैं डिवाइड नहीं हो जाती तब तक की मेरी पूरी की पूरी जर्नी किसके अंदर आएगी, मेरी सेल साइकिल के अंदर आएगी। मेरी जिंदगी तो तभी तक है ना जब तक मैं 2 नहीं हो जाती। एक सेल है
ऐसा तो नहीं है इस सेल ने अपना थोड़ा सा हिस्सा पकड़ करके अलग कर दिया है और नई सेल बना दी है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो बडिंग में होता है। बडिंग नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक सेल है, ये अपने आप को ग्रो करेगी, अपने आप को तैयार करेगी ताकि डिवाइड कर सके, और एट द एंड ये अपने आप को दो हिस्सों में तोड़ करके दो नई सेल्स बना देगी। ये टूट गई, अब ये नहीं बची, ये यहीं पर थी। तो यहां पर तक की इसकी जिंदगी को हम क्या बोलेंगे, सेल साइकिल। डिवाइड होने तक, डिवाइड हो गई तो फिर अब इसकी जिंदगी चलेगी, अब इसकी खत्म, ठीक है। फिर ये आगे जाकर के दो में डिवाइड हो गया, फिर इसकी जिंदगी भी खत्म, अब इसकी जिंदगी चलेगी। फिर ये आगे जाकर दो में डिवाइड होगा, फिर उसकी जिंदगी भी खत्म, अगले की जिंदगी चलेगी। तो हम जब डिवाइड होकर के हम नए नए बने हैं, तब से लेकर जब तक हम खुद डिवाइड नहीं हो जाते, तब तक के समय को हम क्या बोलते हैं, वन सेल साइकिल। एक सेल की पूरी जिंदगी पैदा होने से लेकर के डिवाइड हो गया, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं अब नहीं रहा, खत्म हो गया। भले खत्म नहीं हुआ, अगली प्रोजेनी में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन एक तरीके से तो खत्म हो गया है ना। जैसे एक आटे का बड़ा सा गोला है, अभी तक वो गोला था, अब मैंने उसको तोड़ करके छोटी छोटी लोई बना दी, अब गोला नहीं रहा ना, लोई बन गई, अब अलग हो गया वो, उनका शेप अलग होगा, उनका साइज अलग होगा। फिर भले वो अपने आप को ग्रो करके बनाना चाहेंगे अपने मदर के जैसा, मगर अभी तो नहीं है, फिलहाल अलग हो गए हैं। तो नई सेल आ जाएगी, और नई सेल आएगी तो उसकी नई सेल साइकिल आएगी। हाँ, तो सेल साइकिल क्या होती है, हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ड्यूरेशन की होती है। ह्यूमंस में होती है 24 आवर्स की, और यीस्ट में कितने मिनट्स की है, 90 मिनट्स की है। तो जब अगर मान लो कोई फ्रेश जूस किसी ने बना करके रखा हो, अब यहाँ हमारे एटमॉस्फेयर में यीस्ट के तो घूम ही रहे हैं, अगर कोई फ्रेश जूस रख करके छोड़ दिया हो थोड़ा, तो यीस्ट बढ़िया ग्रो करता है शुगर सोल्यूशन में, फटाफट नंबर बढ़ाता है अपना। तो एक 1.5-2 घंटे के बाद फिर खराब हो जाता है वो जूस, तभी प्रिजर्वेटिव डालने पड़ते हैं उसमें। हाँ, यीस्ट का अमाउंट डबल, दो पफ करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, वो अपना जितना भी उसको डबल होने के लिए एनर्जी चाहिए वो तो उसी को तोड़ करके निकालेगा। तो जितनी एनर्जी के लिए वो निकालेगा उतना ज्यादा पफ होगा। अब फिर उसको थोड़ा और देर के लिए छोड़ दोगे, एक और साइकिल पूरी हो गई, मान लो 3 घंटे छोड़ दिया तुमने उसको, फिर वो यीस्ट का नंबर और ज्यादा बढ़ जाएगा। दो भले उतना बड़ा ना हो, क्योंकि यीस्ट बढ़ रहा है, उसको नहीं समझ रही है तू। यीस्ट जितना यूज करेगा डो उतना बढ़ेगा, यीस्ट का यूज है, ठीक है। डो का अमाउंट और यीस्ट का अमाउंट इस तरीके से रिलेटेड नहीं है कि यीस्ट जितना बढ़ेगा डो उतना ज्यादा फूलेगा। यीस्ट जितना बढ़ेगा वो उतना ज्यादा डो को यूज करेगा, जितना ज्यादा डो को यूज करेगा उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, उतना ज्यादा फूलेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेटेड है। अब ये क्या है, ये है हमारी ह्यूमंस की और ये हमारी यीस्ट की। अब ह्यूमंस की जो जिंदगी है 24 आवर की है, लेकिन 24 के 24 आवर में सेल डिवाइड ही थोड़ी करते रहती है। जो मेन काम है, मेन काम क्या है, पहले उसके लिए तैयारी करवाना। जैसे मान लो किसी घर में शादी होनी है, शादी तो एक दिन में होनी है, वो भी 2 घंटे में निपटा देगा पंडित जो भी होता है ना, 1 घंटे में निपटा देते हैं आजकल। 1 घंटे में शादी निपटनी, तैयारी चल रही 2 महीने से, 2 महीने से भी ज्यादा हो जाता है, और फिर थोड़ा टाइम और तक भी लगे रहता है वो काम समेटने में। तो मेन काम तो बहुत छोटा समय में हो जाएगा। ज्यादा काम किसका है, ज्यादा है उसकी तैयारी का, कि वो पूरी प्रिपरेशन करनी है। हाँ पूरी प्रिपरेशन करनी है, 4 घंटे लगा के खाना बनाओ तो 10 मिनट में खत्म, बिल्कुल वही हाल है हमारे भी, ठीक है। तो मेन जो 24 आवर है, इसमें से बहुत छोटा समय वो है जो सेल डिवाइड करवा रहा है एक्चुअल में, लेकिन ज्यादातर समय कौन सा है, जिस समय में सेल ग्रो करवा रही है, अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करवा रही है। तो इसके हिसाब से हम सेल साइकिल को 2 हिस्सों में बांटते हैं। ये स्टार्ट होने से लेकर के एंड में 2 बनने तक का समय, ठीक है। 2 हिस्सों में हमने बांटी है। पहला हिस्सा है इंटरफेस। क्या है, इंटरफेस, जिसमें सेल अपने आप को ग्रो करवाएगी। पहले बोला जाता था कि इंटरफेज इज द रेस्टिंग फेज ऑफ सेल साइकिल। रेस्टिंग फेज नहीं है, सेल बहुत तैयारी कर रही है। अब मुझे बताओ, जब सच में शादी हो रही होती है, फेरे हो रहे होते, तब ज्यादा काम होता है कि तैयारी में ज्यादा काम होता है? तैयारी में ज्यादा काम होता है ना, फेरों के टाइम पे तो सब बैठ के देख ही रहे होते हैं। तो मेन काम कब है? मेन काम है तैयारी करते समय पर। सबसे ज्यादा सेल एक्टिव होती है इंटरफेज में, सबसे ज्यादा एक्टिव होती है सेल पूरी अपनी सेल साइकिल में, पूरी अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ होती है? इंटरफेज में एक्टिव होती है। इनएक्टिव फेज बोल रहे हैं कि डिवाइड नहीं कर रहा, डिवीजन के हिसाब से इनएक्टिव है।
वैसे तो हाइपर एक्टिव है, मेटाबॉलिकली तो बहुत एक्टिव है, डिवीजन के हिसाब से इनएक्टिव है क्योंकि डिवीजन नहीं कर रही। शब्द को समझना, इन इंटरफेज सेल इज इन द रेस्टिंग फेज बोलते हैं, या सेल इज इनएक्टिव बोलते हैं। इनएक्टिव कहने का मतलब है डिवीजन नहीं कर रही, डिवीजन है एक्टिव, डिवीजन नहीं करना है तो इनएक्टिव। लेकिन मेटाबॉलिकली उल्टा है, मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव है इंटरफेज के दौरान। सेल पूरा अपनी जिंदगी का जितना भी कर सकते हैं सब कर रही है उस समय पर, ठीक है, जितना हो सक रहा है उससे। फिर जैसे ही इसने अपनी तैयारियां पूरी कर ली, वैसे कौन सा फेज आ जाएगा, डिवीजन फेज आएगा। और डिवीजन फेज को हम बोलते हैं एम फेज। एम फेज मतलब मेटाफेज नहीं है, एम फेज मतलब यहाँ पर माइटोटिक फेज। अगर मियोसिस होगा तो मियोटिक फेज, ठीक है। जनरली हम क्या बोलते हैं, माइटोटिक फेज या डिवीजन फेज। तो इंटरफेज को इंटरफेज क्यों बोलते हैं, इसको ध्यान से समझना। मान लो एक सेल है जो मेरिस्टेमेटिक वाली सेल है, जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहती है। तो ये सेल है, अपने आप को ग्रो कराएगी, फिर डिवाइड करेगी, फिर ग्रो कराएगी, फिर डिवाइड करेगी, फिर ग्रो कराएगी, फिर डिवाइड करेगी। तो सेल के बनने से लेकर के डिवीजन तक का समय क्या है, इंटरफेज। फिर देखो, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन के समय का फेज क्या है, इंटरफेज। दूसरे डिवीजन से तीसरे डिवीजन के बीच का टाइम क्या है, इंटरफेज। तो हमारी बुक में लिखा है द फेज या द रेस्टिंग फेज बिटवीन टू सक्सेसिव डिवीजन्स। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक। तो एक डिवीजन हुआ, उसके बाद दूसरा डिवीजन हुआ, इन दोनों डिवीजन के बीच में जो समय है उस समय को हम क्या बोलेंगे, इंटरफेज। तो सेल क्या कर रही है, सेल कर रही है 23 आवर ग्रो 1 आवर डिवीजन, 23 आवर ग्रो 1 आवर डिवीजन, 23 आवर ग्रो 1 आवर डिवीजन। तो डिवीजन में तो खाली 1 आवर ही लग रहा है, ग्रोथ करने में कितना टाइम लग रहा है, 23 आवर। तो जो मेजर सेल साइकिल का टाइम हो वो कहाँ इन्वेस्ट होता है, ग्रोथ करने में। चलो 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 बस हो गया, बोलते कम है। तो इंटरफेज क्या है, इंटरफेज है दो डिवीजन्स के बीच का गैप। सक्सेसिव डिवीजन मतलब एक के बाद एक डिवीजन के बीच का गैप को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। और इंटरफेज को हमने बांटा है 3 हिस्सों में। क्यों, क्योंकि इंटरफेज में मेन इवेंट है डीएनए रेप्लिकेशन। तो एक तो समय है डीएनए रेप्लिकेशन से पहले वाला, और एक समय है डीएनए रेप्लिकेशन के बाद वाला। तो डीएनए रेप्लिकेशन से पहले वाले को हम बोलेंगे गैप 1, और डीएनए रेप्लिकेशन के बाद वाले को हम क्या बोलेंगे, गैप 2, ठीक है। इतना पूरा जो समय है, जब सेल तैयारी कर रही है डिवीजन करने की, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, इंटरफेज। और इंटरफेज है मेजर पार्ट ऑफ सेल साइकिल। ज्यादातर हिस्सा क्या है, इंटरफेज। हालांकि यहाँ पर उतना दिखाया नहीं है, इससे भी ज्यादा बड़ा होता है इंटरफेज, और ये वाला थोड़ा छोटा होता है। यहाँ पर सब दिखाना है तो इसलिए थोड़ा हमने बड़ा बड़ा कर दिया है, क्योंकि 23 आवर और 1 आवर तो कंपेरिजन ही नहीं लग रहा ना। ये 23 आवर मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और खाली इतने टाइम पर होता है सेल डिवीजन। अगर तुम घड़ी देखते हो तो घड़ी मान लो यहाँ से शुरू हुई है तो 11 तक इतने टाइम है सेल डिवीजन, बाकी पूरा का पूरा क्या है, इंटरफेज है। सिर्फ 1 घंटा सेल डिवाइड करेगी। अब मान लो किसी को कोई चोट लगी है, हल्की हल्की चोट है, तो कम सेल डैमेज हुई होंगी, तो एक दिन हुआ सेल डबल हो गई आसपास की। मान लो 100 सेल है, उन्होंने 1000 सेल का कंप्लीट करना है, जगह फिल करनी है। तो एक दिन हुआ तो 100 सेल डबल होके 200 हो गई। दूसरा दिन हुआ तो 200 सेल डबल होकर के 400 हो गई। तीसरा दिन हुआ 400 सेल डबल होकर के 800 हो गई। तो 3-4 दिन में घाव भर जाएगा। लेकिन मान लो कहीं पे बहुत बड़ा जख्म लगा है, ज्यादा सेल्स डैमेज हुई हैं, तो उस घाव को भरने में उतना ज्यादा दिन लगेगा, क्योंकि सेल साइकिल इतना लंबा टाइम चलेगा। जीभ में जब लगती है तुमको आदत हो जाती है। सेल बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुई है ना, थोड़ी बहुत ही सेल डैमेज हुई हैं। मान लो 50 सेल डैमेज हुई हैं, तो उसके आसपास की 50 सेल एक दिन में कंप्लीट कर देंगी। धीरे धीरे करके वो ग्रो कर रही हैं। पेन वगैरह तुम्हारे को शुरू में हो रहा है, पेन धीरे धीरे कम हो जाएगा। घाव भरने में तो थोड़ा समय लगता ही है ना, दर्द थोड़े छोटे से समय के लिए होता है, घाव भरने में तो टाइम लगता ही है। जितनी भी सेल्स डैमेज हुई हैं उसके आसपास की सेल पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी वो भरेगा। अगर आसपास डिवीजन करने वाली सेल्स बहुत सारी हैं तो जल्दी भर जाएगा, आसपास डिवीजन करने वाले सेल्स कम है तो आराम से भरेगा। लेकिन घाव जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा लॉस कवर करना पड़ेगा। अब मान लो किसी को 2 ही पेज का असाइनमेंट लिखना होता है, फटाफट हो जाएगा काम। वहीं किसी के पास 50 पेज का असाइनमेंट है, तो फिर भले ही 10 लोग लगे हों, लेकिन टाइम तो लंबा लगेगा ना। तो समय पर क्या होगा, जब सेल का ज्यादा डैमेज हो रखा है तो हील करने में भी ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि सेल साइकिल में ज्यादा टाइम लगेगा। 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल ऐसा होते रहेगा। और जब कम छोटा घाव है तो 1-2 साइकिल के बाद काम पूरा हो जाएगा हमारा, तो जल्दी हील हो जाएगा। तो हर वुंड में यही होता है, आसपास की सेल पहले बोलते हैं कि चलो डिवाइड करते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि डिवाइड करते हैं,
फिर जब उन्होंने डिसाइड कर दिया, क्योंकि हमेशा तो सेल डिवाइड नहीं करनी है, जैसे मान लो मेरे यहाँ पर अभी चोट कुछ नहीं है तो यहाँ पर की सेल डिवाइड नहीं कर रही है, लेकिन अभी यहाँ पर स्क्रैच लग जाए तो सेल डिवाइड करके उसको भरने लगेंगे। सेल को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर अब डिवीजन की जरूरत है? खाली खाली लगेगा उसको एक साइड से, है ना। सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में रहती हैं और कांटेक्ट उनको बताता है, जैसे अगर सेल डिवीजन चल रहा है कहीं पर पे तो रुकेगा कब? जब वो कांटेक्ट ज्यादा हो जा रहा है तो उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे काफी सेल हो गई है, डेंसिटी बहुत बढ़ रही है, अब नहीं डिवीजन करना चाहिए। कांटेक्ट इनहिबिशन होता है। हाँ, मेरिस्टेमेटिक सेल तो कंटिन्यू डिवाइड करते रहेगी, आगे को जाते रहेगी, तो पीछे तो बल्क बना ही नहीं ना। जब पीक में पहुंचे तो प्लांट्स में पीक नहीं होता इनका, मतलब वैसे जैसे मान लो तुम उसके यार उसको रोक दो कि अब तुझे इससे आगे नहीं बढ़ना है, तो फिर उसके बाद वहां वाली सेल्स डिवाइड करना बंद कर देंगी, फिर वो कौन से स्टेज में चल जाएंगी? प्राइमरी परमानेंट स्टेज में चल जाएंगी। फिर उनको लगेगा कि अब और डिवीजन की जरूरत पड़ रही है तो फिर बोलेंगे चलो अब दोबारा से कर लेते हैं। बिल्कुल यही हाल हमारी स्किन का सेल्स का भी है, या किसी भी बॉडी पार्ट की सेल्स का है। जब उनको लगता है कि अभी डिवीजन की जरूरत नहीं है, डिवीजन की जरूरत कब पता चलेगी? जब आसपास खसाखस भरे हो सारी की सारी सेल्स। जैसे मान लो मैं तुम तीनों को एक लाइन में बैठा दूं, फिर तीन पूरी क्लास भरी हुई हो, तो किसी नए के आने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। अगर आएगा भी तो हम बोलेंगे नहीं जा, नहीं आ रहा तुझे, जगह ही नहीं है यहाँ। लेकिन अगर मान लो खाली हो जाए जैसे अभी है तो हम क्या बोलेंगे? आजा आजा बैठ जा, तुम भी बैठ जा। तो जब जगह हो, सेल्स को पता कैसे चलता है? कांटेक्ट से पता चलता है, सेल टू सेल कांटेक्ट से पता चलता है। सेल आपस में भी बात कर रही होती है, बस वो बात केमिकल्स के थ्रू हो रही होती है, केमिकल इंटरेक्शन हो रहा होता है, ठीक है। तो जब सेल कांटेक्ट में होंगी तो बात करेंगी, कांटेक्ट में नहीं है तो पता चल जाएगा कि कांटेक्ट में नहीं है, मतलब ये जगह खाली है। फिर बोलेगी क्या जगह खाली होनी चाहिए थी? बगल वाले बोलेगा नहीं होनी चाहिए थी, तो बोलेगा चल फिर डिवीजन करके भरते हैं इसको, वो उस गैप को भर देगा। फिर जब उसको लगेगा कि अब बहुत भर गया, अब खसखस हो रहा है, अब और जगह नहीं है और सेल डिवाइड करेंगे तो हमें जगह नहीं मिल पाएगी अच्छे से, तो बोलेगा अब रोक दो, बस अब नहीं करना डिवीजन। तो सेल को जब नेसेसरी लगता है, कई सेल तो ऐसी जो जिंदगी भर डिवाइड करते रहते हैं, जैसे हमारी ब्लड सेल्स हैं, एरिथ्रोपोएसिस करती हैं, जो हेमेटोपोएसिस करती हैं, उन सेल्स ने तो डिवाइड करते रहना है, क्योंकि हर एक दिन में हमारा 1% तो आरबीसी खत्म हो जाता है, पढ़ाया था ना। और हमारे जितने बार बॉडी में इन्फेक्शन होगा उतने बार डब्ल्यूबीसी ने अपना नंबर बढ़ाना है। जहां जहां भी अगर चोट वोट लगेगी तो प्लेटलेट्स ने अपना नंबर बढ़ाना है, क्योंकि वहां पर यूज होगा। तो इसीलिए हमको हर समय ब्लड सेल्स की जरूरत पड़ती रहती है, तो ब्लड सेल्स तो कंटिन्यू डिवाइड करते रहती हैं। ऐसी और भी बहुत सारी सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो डिवाइड करते हैं, मेजरली ब्लड सेल्स डिवाइड करती हैं। बाकी जो ऑर्गन है वो एक बार अगर ग्रो हो गया तो फिर वो बहुत डिवाइड नहीं करता, बहुत चेंज नहीं करता अपने आप को। G1 मतलब गैप 1, G2 मतलब S मतलब बोलते क्या है? ये इतना हिल क्यों रहा है आज? एस मतलब हुआ सिंथेटिक फेज या सिंथेसिस फेज, जहां पर नए डीएनए की सिंथेसिस होगी, नया डीएनए बनेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिंथेसिस फेज। ये दोनों G1 और G2 के बीच में आता है, ठीक है। इस लाइन को हमने क्या बोला था? स्टार्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, और इसको हमने क्या बोला था? एंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा, हमने डीएनए रेप्लिकेशन को बहुत हिस्सों में बांट दिया है, मगर एक्चुअल में ऐसे कोई हिस्से हैं नहीं डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है। जैसे ऐसे समझो तुम यहाँ से चलना शुरू करो और एपटेक से घूमते घूमते ऊपर तक पहुंचो, नगर पालिका पर तक, जगह बदल जाएगी, ये लिंक रोड आ जाएगा, फिर एपटेक आ जाएगा, फिर ऊपर क्वांटम वाली लाइन आ जाएगी, फिर वहां नगर पालिका आ जाएगी, जिमशन आ जाएगा, लेकिन कहीं पे कोई लैंडमार्क, कोई रास्ता, कोई ब्रेक थोड़ी है कि पता चलेगी यहाँ से आगे एपटेक होता है करके। ऐसा तो नहीं है कि अभी मैंने लिंक रोड पे पाँव रखा है, ऐसे पाँव रखूंगी तो एपटेक पे पहुंच जाऊंगी, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। ये रास्ता क्या है? ये कंटिन्यूअस पाथ है जिसे हमने अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से डिवाइड कर रखा है, ताकि हमें पता चले कि हमें एग्जैक्टली कहाँ आना है। अगर मैंने बोल दिया लिंक रोड में आना है तो यहाँ आएंगे, और भी अच्छे से बोल दें आसपास के सामने आना तो फिर यहीं पर आएंगे, या फिर हम बोले एपटेक पे आना है तो वहाँ आएंगे। ये क्या हमने अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से बनाया। रास्ते में तो कोई लाइन वाइन नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं, कोई रिमार्किंग्स नहीं है, लगाई भी हैं तो हम ही ने लगाई हैं। तो जो ये सेल साइकिल वाला जो रास्ता होता है, जो पूरी सेल साइकिल होती है ना, ये कोई स्टेप में बटी हुई प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार में ग्रोथ होगी, फिर रेप्लिकेशन होगा, फिर दोबारा से ग्रोथ होना शुरू होगी, फिर डिवीजन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो होते जा रही, कंटिन्यू होते जा रही है। एक सेल है, डिवाइड होकर 2 हो गई है, उसके बाद वो अपने आप को बढ़ा रही है, साथ साथ डीएनए रेप्लिकेट भी करवा रही है, साथ साथ ऑर्गेनेल्स का नंबर भी बढ़ा रही है, सब कुछ कर रही है, लास्ट में अपने आप को डिवाइड करवा रही है और फिर 2 बन जा रही है।
ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस कंटिन्यूअस प्रोसेस में कहीं पर कोई स्टॉप, कोई पॉज, कोई ब्रेक नहीं है। ऐसा नहीं है कि जीवन के बाद एस में जाने के लिए 1 सेकंड का भी ब्रेक लगे। जीवन एस कंटिन्यू, कोई बीच में गैप नहीं होता, कोई बीच में टाइम नहीं लगता है। ठीक है, हमने बस अपनी सुटेबिलिटी के लिए, अपने पढ़ने के लिए क्या कर रखा है, इसको डिवाइड कर रखा है। अब मैंने बोल दिया जीवन में ग्रोथ होती है, G2 में भी ग्रोथ होती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि एस में ग्रोथ नहीं होती है, एस में भी होती है। ग्रोथ क्या है, एक पूरी सेल साइकिल में होने वाली प्रोसेस है। बताया था ना, डिवीजन के टाइम पर भी ग्रोथ होती है। यहाँ तक कि ये तो फिर जीवन और G2 ही है। ठीक, तो यहाँ पर ग्रोथ सब जगह हो रही है, मगर यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, मेन एक इवेंट कौन ऐड हो जा रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन ऐड हो जा रहा है। बाकी जो भी हो रहा हो तो सब जगह हो रहा है। यहाँ पर एक नया इवेंट ऐड हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन, और यहाँ पर एक नया इवेंट ऐड हो रहा है जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है इतने में, और फिर यहाँ पर एक नया इवेंट ऐड हो रहा है जिसमें सेल डिवाइड कर रही है। ग्रोथ कंटिन्यू चली हुई है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझना, हमारे सेल के अंदर ढेर सारी ऑर्गेनल्स हैं, बहुत सारी ऑर्गेनल्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस तो है ही है। इसके अलावा लाइसोसोम, राइबोसोम, वैक्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, स्पिंडल फाइबर्स, और वो कहते हैं सेंट्रियोल्स, ये सब कुछ बहुत सारी चीजें हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है। अब अगर मैंने एक सेल से 2 सेल बनाना है, तो क्या मेरे पास जितना सामान है मैं उसी से डिवाइड कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकती ना। मेरे घर में एक ही चाकू है, एक ही थाली है, एक ही कटोरा, मैं बोलूँ 2 लोगों में बांट दो, ये तो नहीं हो सकता। या फिर मान लो मेरे घर में 2 थाली, 2 चाकू, 2 कटोरे हैं, लेकिन लोग भी 2 हैं और 2 दूसरों को भी देने हैं हमने, तो ऐसा तो नहीं कर सकते हम। हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना तो हमको मिलना चाहिए, और जितनी दूसरे की रिक्वायरमेंट है उतना भी उसको भी मिलना चाहिए। तो पहले हमने क्या करना पड़ेगा, सामान को डबल करना पड़ेगा। तो जब मेरा ये सामान डबल हो जाएगा, फिर मैं इसको आधा आधा बांट सकती हूँ। पहले 2 थाली के बदले 4 थाली करूंगी, तब जाके 2 इधर 2 उधर होंगे, या 2 कटोरे के बदले 4 करूंगी, तब 2 इधर 2 उधर होंगे। समझ रहे हो बात को? तो हमने पूरे के पूरे सेल में जितने भी मटेरियल्स हैं सबको डबल करना है। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर हमने इंक्रीज करना है, डबल करना है, बढ़ाना है, बहुत बढ़ाना है। माइटोकॉन्ड्रिया तो चाहिए, यहाँ भी चाहिए होगा बहुत ज्यादा, डिवीजन करते समय पर भी तो एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है ना। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा हमको डीएनए चाहिए, तभी इसको यहाँ पर हम डबल कर रहे हैं। गोल्जी बॉडीज चाहिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिए, रफ भी स्मूथ भी, लाइसोसोम चाहिए, राइबोसोम्स चाहिए, वैक्यूल्स चाहिए। वैक्यूल्स तो टेम्पररी होते हैं, चाहिए होंगे तो आएंगे, नहीं चाहिए होंगे तो नहीं आएंगे वाले होते हैं, है ना। इसके अलावा जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़े थे हमने, फाइबर्स पढ़े थे, स्पिंडल्स पढ़े थे, सेंट्रियोल्स पढ़े थे, वो सब चाहिए हमको। तो हम क्या करेंगे, सबका नंबर को क्या करेंगे, डबल करेंगे। तो यहाँ पर यहाँ से होना शुरू हो जाएगा जब हमारी सेल ने डिसाइड किया कि अब मुझे ग्रो करना चाहिए और ज्यादा, तो वो क्या करना शुरू करेगी, अपने सेल के जो ऑर्गेनल्स है उनको बढ़ाना शुरू करेगी। ठीक है, अब यहाँ से ऑर्गेनल्स को बढ़ाना शुरू कर रही है तो सारे ऑर्गेनल बढ़ना शुरू करेंगे। जरूरी तो नहीं सारे ऑर्गेनल एक साथ डिवाइड कर जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं ऐसे बोलूं कि भैया एक काम करो, 23 घंटे हमारे पास में, पहले घंटे में माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होगा, दूसरे घंटे में क्लोरोप्लास्ट डिवाइड होगा। तब तो क्या क्लोरोप्लास्ट देखे देखे बैठे रहेगा, प्लांट में भी तो होता है सेल डिवीजन, है ना, वो तो बैठे बैठे देखे नहीं रहेगा। तो होगा क्या, सब डिवाइड करना साथ में शुरू करेंगे। सारे के सारे ऑर्गेनल डिवाइड करना शुरू साथ में कर रहे हैं, लेकिन खत्म अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। अगर कोई ऑर्गेनल ज्यादा कॉम्प्लेक्स है मतलब उसके पास ज्यादा प्रोटीन्स हैं, ज्यादा लिपिड है, ज्यादा अमीनो एसिड है, तो सेल को वो बनाने में भी तो समय लगेगा ना। प्रोटीन्स बनाने में राइबोसोम ने काम करना पड़ेगा, लिपिड्स बनाने में हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स ने काम करना पड़ेगा, गोल्जी बॉडीज ने काम करना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट वगैरह ऐड करना पड़ेगा। तो जो ऑर्गेनल जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, जिसका स्ट्रक्चर जितना कॉम्प्लेक्स होगा, उसको बनाने में समय भी उतना ही ज्यादा लगेगा। और जो ऑर्गेनल लाइसोसोम जैसा सिंपल ऑर्गेनल होगा, या राइबोसोम जैसा सिंपल ऑर्गेनल होगा, वो जल्दी जल्दी बन जाएगा। तो सारे ऑर्गेनल बनना शुरू करेंगे एक साथ, मगर कोई जल्दी पहले बन करके बैठे रहेगा कि मैं तो बन गया, मैं बैठे रहता हूँ, मेरा काम खत्म, मैंने अपना नंबर इतना बढ़ाना था, इतना मैंने बढ़ा दिया, मैं क्या करूँ, कुछ भी नहीं, बैठे रहूंगा, सिंपली रेस्ट में रहूंगा। ठीक है, ये भी अपना आगे डिवाइड करना शुरू किया, इसने भी अपना नंबर बढ़ा दिया, यहाँ पर भी ये भी रुक जाएगा कि मैंने भी अपना नंबर बढ़ा दिया, मैं बैठ जाता हूँ। अब सेम टू सेम इसने भी वही करना है, बस इसका वाला थोड़ा ज्यादा चल रहा है, इस वाले का डिवीजन चल रहा है 23 आवर्स, इसीलिए इंटरफेस सबसे ज्यादा बड़ा हो रहा है। कोई एक ऑर्गेनल है जो बहुत लंबा समय ले रहा है डिवाइड करने के लिए, उसकी वजह से सेल साइकिल का डिवीजन जो ड्यूरेशन है वो भी लंबा हो जा रहा है। सेल को वैसे सारे काम करने के लिए प्रॉपर टाइमिंग भी मिल जा रही है। समझ में आ रहा है? इसीलिए इंटरफेस में बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत ज्यादा काम हो रहे हैं, और वो टाइम डिपेंडेंट काम है।
अगर वो काम बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएंगे, जैसे मान लो जब कैंसरस सेल हो जाती हैं, तो कैंसरस सेल को कोई लेना देना नहीं है मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया आए ना आए, मेरे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आए ना आए, उसको कुछ नहीं करना है उससे। तो बोलेगा बन रहे तो बनो, नहीं बन रहे तो छोड़ो, फटाक से डिवाइड करवाते जाएगा। कैंसर सेल का मोटिव क्या है? डिवाइड करना, बस उसको एक ही चीज आती है, डिवाइड करना। तो बोलेगा तुमने बनना है बनो, नहीं बनना मत बनो। डीएनए रेप्लिकेशन ठीक हो रहा है, हो नहीं हो रहा नहीं हो। अभी तो अगर नॉर्मल सेल साइकिल है तो ऐसा भी नहीं कि सेल यहाँ आई, डिवीजन करा, आगे चली गई, ऐसा नहीं होता। चेक किया जाता है कि पहले तो सेल डिवीजन के लिए, रेप्लिकेशन के लिए तैयार है कि नहीं है। यहाँ पर एक चेक पॉइंट होता है जो चेक करता है कि सेल में सब कुछ सही है कि नहीं है, ताकि वो रेप्लिकेशन कर सके। क्योंकि अगर सेल में गड़बड़ियां चल रही हैं और वो रेप्लिकेशन करने जाएगा तो रेप्लिकेशन कौन सा सही होगा? सेल तो ऑलरेडी गड़बड़ वाले टाइम पे गुजर रहा है, रेप्लिकेशन भी ठीक नहीं कर पाएगा। ऐसे में वो जाने नहीं देगा इस फेज में, बोलेगा रुके रहो, यहीं रुके रहो, डिवीजन करने नहीं दूंगा मैं तुझे स्टार्ट। समझ में आ रहा है? सीडीके साइक्लिन होते हैं, सीडीके डिपेंडेंट काइनेज और साइक्लिन होता है, वो दोनों मिलकर के सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। अभी मैं चेक पॉइंट्स पढ़ाऊंगी तुम लोगों को, तुम्हारी बुक में है नहीं चेक पॉइंट्स, देखूंगी अगर, थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगी, ज्यादा नहीं, ठीक है। वो जाकर के रेप्लिकेशन को कंट्रोल करते हैं कि होगा कि नहीं होगा। अब जब रेप्लिकेशन पूरा हो गया, अब हमारा डीएनए बहुत लंबा है, समझ में आ रहा है? हम अगर थोड़ा एक पन्ना लिखने में गलतियां कर सकते हैं, तो डीएनए इतना लंबा रेप्लिकेट करने में गलती नहीं करेगा। वो भी तो गलती कर सकता है ना, फिर चेक किया जाएगा कि गलती है कि नहीं है। गलती निकली तो बोलेगा रुके रहो, पहले गलती सुधारो, उसके बाद जाएगा आगे को, नहीं तो नहीं जाने दूंगा। यहाँ पर स्टॉप कर देगा, यहाँ पर दूसरा चेक पॉइंट होता है। समझ में आ रहा है? इतना आसान नहीं है जितना आसान हमें दिख रहा है सेल डिवीजन करना। सेल को बहुत सारी चीजें कंट्रोल करके चलनी पड़ती है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे केमिकल्स बनाने पड़ते हैं, और उनका बैलेंस ठीक होना चाहिए। क्योंकि अगर एक सेल गड़बड़ करने लग गई, एक सेल को हमने बोला चल छोड़ यार, डीएनए खराब है, कर ले आगे, उसके वो डीएनए से कौन सा प्रोटीन बन जाए वो तुम्हें कैसे मार दे पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। डीएनए का मेन काम था एमआरएनए बनाना, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। हमारा डीएनए तो अच्छा ही बनवाता है, मगर हमने उसको रेप्लिकेट ही नहीं करने दिया ढंग से, तो हो सकता है बुरा प्रोटीन भी बना दे, हार्मफुल प्रोटीन भी बना दे, और फिर वो तो हमको इफेक्ट करेगा। हमारी सेल चाहती नहीं है कि उसी को कोई इफेक्ट करे, हमको इफेक्ट करेगा, मतलब उसी सेल को इफेक्ट करेगा जिसके अंदर है। और वो तो नहीं चाहेगी ना कि मेरा ही डीएनए मुझे ही मार दे, तो वो बोलेगी रुक जा, पहले तो सही होकर के निकाल, उसके बाद जाया जाएगा आगे को। जैसे स्कूल्स में होता है ना, क्लास 3 में सीख जाओ, नहीं तो जाने नहीं देंगे फेल। बिल्कुल वैसा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी सेल फेल, यहाँ पर भी सेल डिवीजन फेल, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सेल को चेक पॉइंट से होकर के गुजरना पड़ता है। जैसे मान लो एक ट्रक आया, स्मगलिंग का सामान भर के गुजर रहा है बढ़िया मजे से, गोला बारूद सब रखा है अपने पास में, तो चेक पॉइंट आएगा तो पकड़ा जाएगा ना। अगर चेक पॉइंट आया ही नहीं, बोला चलो भाई जा तेरे को रोज देखते हैं, चले जा, तो फिर तो गड़बड़ कर देगा वो। तो ऐसा यहाँ पर सेल में भी होता है, सेल कभी नहीं बोलता कि तेरे को रोज देखा है, नहीं मना कर देते हैं, चेक पॉइंट काम नहीं करेगा। चेक पॉइंट हमेशा काम करेगा जब तक अगर सेल कैंसरस नहीं हो गई है। तो अगर सेल कैंसरस हो गई है तो वो सबसे पहले ये चेक पॉइंट को खत्म करती है कि रोकेगा मुझे, रुक जा। चेक पॉइंट के सीडी के साइक्लिन को इफेक्ट करती है वो, उनको काम नहीं करने देती, उनको बोलती है आ तेरे को काम नहीं करने दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें सेल में साइमल्टेनियसली हो रही हैं ताकि डिवीजन अच्छे से हो सके। चलेगी इतनी बात। अब मेरे दिमाग में एक सवाल है कि डिवीजन करना ही क्यों है? क्यों कोई सेल इतनी उत्सुक है कि मेरे को 1 से 2 हो जाना चाहिए? क्या रीजन है डिवीजन हो जाए? जो काम बढ़ जाता होगा। हम कैसे बनते हैं हम कैसे बनते हैं डिवाइड नहीं होते तो? सेल का थोड़ी है, क्या सेल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें बनाना? कोई सेल एक जो ये सोचे कि मुझे इस इंसान का पूरा शरीर बनवाना है तो मुझे डिवाइड करना चाहिए, ऐसा होता है क्या? मर जाएगी ना फिर ऐसे तो। नहीं तो बोल क्या बोलते हैं क्यों ये ना बोल बोल। सेल को ज्यादा काम, एक सेल को या के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है। इतना दिमाग नहीं है उनके पास में कि वो बोले मेरे को काम ज्यादा है तो मैं नंबर बढ़ा दूं, ऐसा नहीं होता। ऐसा डिजीज वाले केसेस में जरूर होता है, कमी की वजह से सेल का नंबर बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर वो रीजन नहीं है। एक चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। इसका मतलब समझना, इसका मतलब है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम का एक रेशियो होता है, जो रेशियो फिक्स होता है, इतना रेशियो होना चाहिए करके।
अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मान लो इस सेल का वॉल्यूम है 100 ml, ठीक है, पूरी सेल का। न्यूक्लियस का इसमें से खाली 10 ml है और साइटोप्लाज्म का 90 ml है, तो रेशियो क्या बनेगा 10/90 न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियर वॉल्यूम अपॉन साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम हमें डायरेक्टली नहीं पता होता, हमें पता होता है टोटल वॉल्यूम। रुक जाओ, इसको Vn लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। हमें पता होता है टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है 100 ml। अगर टोटल वॉल्यूम में से मैं न्यूक्लियस का वॉल्यूम माइनस कर दूं तो क्या मेरे को साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम मिल जाएगा ना। तो अब फॉर्मूला होता है हमारा न्यूक्लियस का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम माइनस न्यूक्लियस का वॉल्यूम। अब हमें तो वैल्यूज पता है, वैल्यूज पता नहीं होती तब हमें ये करना होता है, लॉजिकल चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रेशियो कितना आएगा 1/9, रेशियो आएगा 1:9, सिंपल। अब ये सेल कुछ नहीं भी करेगी तो अपना मेटाबॉलिज्म तो करेगी, मेटाबॉलिज्म करेगी तो इसके अंदर ग्रोथ होगी, क्योंकि ग्रोथ तो हर सेल करती है, ग्रोथ सेल का इंट्रिंसिक कैरेक्टर है, इंट्रिंसिक ग्रोथ होगी तो सेल का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो ये सेल ग्रो करेगी तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, सेल का वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन न्यूक्लियस थोड़ी बड़ा है, डीएनए थोड़ी ना बड़ा है, डीएनए तो उतना ही है, तो न्यूक्लियस भी उतना ही रहेगा। न्यूक्लियस कितना रहा 10 ml, लेकिन टोटल सेल का वॉल्यूम बढ़ के हो गया 200 ml। साइटोप्लाज्म का कितना बचेगा फिर 200 - 10 कितना आएगा 190। रेशियो बनाओ Vn/Vt - Vn कितना आएगा 10/190, रेशियो बनेगा 1/19 यानी कि 1:90। क्या न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक जो वॉल्यूम का जो रेशियो है वो बैलेंस रहा कि बढ़ गया या घट गया? डिवाइड वाला बढ़ गया यानी कि रेशियो चेंज हो गया है हमारा। अब अगर हमारा रेशियो चेंज होगा तो ये सेल अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस बना है 90 ml को संभालने के लिए। न्यूक्लियस ने इस पूरे के पूरे सेल को संभालना भी तो है, न्यूक्लियस बना है इतने को संभालने के लिए, साइटोप्लाज्म हो गया इतना सारा, तो न्यूक्लियस इतने सारे साइटोप्लाज्म को संभाल नहीं सकता। तो न्यूक्लियस बोलेगा एक काम करता हूँ, मेरे से तो हो नहीं रहा, तो मैं एक काम करता हूँ 10 ml के 2 बना देता हूँ, 10 ml का 1, 10 ml का 2। एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस हो गए 2। एक सेल ने डिवाइड किया और 2 बना दिए। फिर जैसे 2 बनाए फिर इसको पता चला कि नहीं यार एक सेल में तो 2 न्यूक्लियस हो ही नहीं सकते, तो फिर ये क्या करेगा, ये दोनों सेल्स को डिवाइड कर देगा। फिर रेशियो स्टेब्लिश हो जाएगा 1:9, 1:9। बाय चांस होता है काइंड ऑफ ऐसा जरूरी नहीं 1:9, 1:9 ही हो, ऐसा भी हो सकता है 1:10, 1:8 हो एक जगह, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, हमेशा बराबर बराबर ऐसा थोड़ी है कि मैंने 10 माइटोकॉन्ड्रिया बनाए हैं तो 5 एक साइड जाएंगे, 5 एक साइड जाएंगे, मैं गिनती करके थोड़ी डाल रही हूँ, रैंडम है ना। ये हो सकता है कि एक के पास 3 ही जाएं, दूसरे के पास 7 चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है। फिर जिसके पास 3 गए वो अपना नंबर बढ़ाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को बढ़ा करके 7 तक पहुंचाएगा, और जिसके पास 7 ना वो कुछ नहीं करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को बढ़ाएगा ही नहीं। इक्वल रखेगा। अब जितनी की जरूरत होती है, सेल्स का मोटो होता है कि मुझे अपने पेरेंट के जैसा बनना है। जैसे मान लो ये एक कोई सेल है, इस सेल के अंदर 8 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जनरली, ठीक है। अब इस सेल ने डिवाइड करना है तो इस सेल ने अपने अंदर से माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा बहुत बढ़ा करके 12 कर दिया है। फिर ये सेल डिवाइड करी, इससे 2 सेल्स बन गई। एक सेल में चले गए 7 माइटोकॉन्ड्रिया, एक सेल में चले गए 9 माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं ये ज्यादा हो गया थोड़ा, 5। एक सेल में चले गए 5 और एक सेल में चले गए 7, ठीक है। थोड़ा ज्यादा अच्छी गणित हो गई, चलो। अब 5 वाला क्या करेगा, अपने माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ाएगा 8 तक पहुंचाएगा, 7 वाले भी अपना माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ाएगा 8 तक पहुंचाएगा। इसने बस एक ही बढ़ाने, इसने 3 बढ़ाने, बनाना इतने अपने पेरेंट के बराबर है, जब तक वहां तक जब तक बढ़ेगा नहीं। जैसे मान लो यहाँ पर नया नया फ्रेश आया डिवाइड करके, इसके पास 5 ही माइटोकॉन्ड्रिया है, अब ये ग्रो करेगा, यहाँ ग्रोथ कराएगा। जिस समय इसको लगेगा कि अब मैं अपने पेरेंट सेल के जैसा हो गया हूँ, तो फिर इसका ग्रोथ बंद है। अब अगर इसने डिवीजन करना होगा तो आगे को जाएगा, नहीं करना होगा तो वहीं पे बैठे रहेगा। मतलब यहाँ पे जैसे 8 है पेरेंट
तो ऐसा फिक्स्ड नहीं है, ये है कि उसको अपने पेरेंट के बराबर बनना है, उसके बाद उसके बाद ग्रो कर सकता है चाहेगा तो, जरूरत पड़ेगी। ये तो रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, मगर पहले पेरेंट के बराबर तो बनना ही है कम से कम, उससे ऊपर चाहे तो चले जाएगा, लेकिन वहां तक तो पहुंचना ही है। जैसे तुम्हारा गोल है ना, जितना पेरेंट्स कर रहे हैं उतना तो करना ही है, उससे ज्यादा भले हम कर लेंगे, उतना तो करोगे ही, उतना भी नहीं करोगे। ठीक है, तो ये क्या हमारी एक कहानी है। एक कहानी क्या है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। ठीक है, एक ही रीजन नहीं होता सेल डिवीजन करने के लिए, सेल डिवीजन करने के लिए होते हैं 2 रीजन। अब जब सेल छोटी थी तो इसका सरफेस एरिया भी छोटा था, इसका वॉल्यूम भी कम था। ठीक है, अभी सर्कल में मैं एक सर्कल में थोड़ा पाई वाई का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, इसलिए एक स्क्वायर शेप या क्यूब शेप लेकर के चलते हैं। सेल तो किसी भी शेप की हो सकती है, ज्यादा गणित नहीं करते हम, सीधे क्यूब शेप लेकर के चलते हैं। खाली कहाँ 10 मिनट तो पाई सॉल्व करने में लगेंगे हमको। नहीं इतना भी नहीं होगा। हैं पाई की वैल्यूज क्यों बनानी है फिर हमने बताया, कंपेयर करने में हमें दिक्कत होगी। ठीक है, चलो यार देखो, हमने क्या ले लिया, एक क्यूब ले लिया। मान लेती हूँ इस क्यूब की एक साइड क्या है, 2 है। अब क्यूब का तुम सरफेस एरिया निकाल सकते हो, क्या होता है क्यूब का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया सरफेस एरिया वो तो वो होता है वॉल्यूम। 6a² लड़कियों, क्या हो गया तुमको, हाँ 6a² वो तो वॉल्यूम होता है ना एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, 4 5 एक का हो गया a² तो 6 का 6a² ना, क्या कर रहे हो तुम लोग, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया 6a²। यहाँ पर क्या होगा, सरफेस एरिया क्या हो गया 6a²। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा, 6 × 2 × 4 24। वॉल्यूम निकालो तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, एक क्यूब, वॉल्यूम कितना आया 8। अब यही जो क्यूब था, ये जो सेल थी, ये सेल ग्रो हो गई और बड़ी हो गई, अभी भी क्यूब ही है। हाँ, चलो अब इस क्यूब का जो साइड है वो बढ़ करके हो गया 4, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6 × 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। आंसर क्या आएगा 96 ना, 96। दूसरा हो गया a क्यूब क्या होगा 4 का क्यूब क्या होता है 64। चलो अब देखो यहाँ पर सेल ग्रो करी तो सेल का सरफेस एरिया भी बढ़ा और सेल का वॉल्यूम भी बढ़ा, मगर जितना सरफेस एरिया बढ़ा है उससे ज्यादा वॉल्यूम बढ़ गया है। देखो अभी ये जो वॉल्यूम है ना, ये वो है इसका लगभग 3 गुना, 8 3 24 ना, 3 गुना है वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया। अब यहाँ पर इतना नहीं है, ये तो डबल से भी कम है, तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है सेल का इन कंपैरिजन विद सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या कर रहा था, आसपास की सेल से क्या कर रहा था, कांटेक्ट कर रहा था। सेल ऐसे पूरी सेल है तो जहां जहां उसकी मेम्ब्रेन होगी वहां दूसरी सेल से भी तो चिपका होगा ना, वो बाकी एनवायरनमेंट से कांटेक्ट कर रहा होगा, एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन कर रहा होगा। तो पहले वॉल्यूम इतना था, जितना सरफेस एरिया कांटेक्ट कर रहा था उसको हैंडल कर ले रहा था। अब क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया है, सरफेस एरिया भी बढ़ा है लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना पहले था, उतना नहीं है अभी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, वो कांटेक्ट तो करेगा लेकिन अब वो उतने अच्छे से एनवायरनमेंट के साथ साइटोप्लाज्म के बैलेंस को नहीं बना पाएगा। पहले सरफेस एरिया काफी अच्छा था तो ये एनवायरनमेंट के साथ सेल के बैलेंस को बना ले रहा था, लेकिन अब उतना अच्छा नहीं है, तो ये एनवायरनमेंट के साथ सेल के बैलेंस को नहीं बना पा रहा है। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फंक्शंस थे उनमें से एक फंक्शन था एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट करना, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करना। मेम्ब्रेन करती है एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन। वॉल्यूम कम होता है तो उसको संभाल लेती है आराम से, वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो अब इसको संभाल नहीं पा रही, आराम से संभाल नहीं पाएगी तो क्या करेगी, बोलेगी भैया टूट के 2 करो, कम था तो मैं संभाल लेती थी। ठीक है, तो क्या होगी, फिर ये सेल टूटेगी और ये सेल 2 वाले 2 क्यूब्स बना देगी। तो सेल ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 2 रीजंस की वजह से, एक है
सरफेस वॉल्यूम रेशियो या फिर सरफेस वॉल्यूम अमाउंट कह सकते हो तुम, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बीच में। और दूसरा है हमारा न्यूक्लियस के वॉल्यूम और साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम। अगर इन दोनों का जो रेशियो है वो ठीक रहा तो सेल डिवाइड नहीं करेगी, लेकिन अगर इन दोनों का जो रेशियो है वो डिसबैलेंस हो गया तो सेल क्या करेगी, डिवाइड करने लग जाएगी। यही रीजन है जो कि सेल डिवाइड करती है, ताकि सेल खुद को संभाल सके। उसको कोई मतलब नहीं प्रोजेनी बनानी है, जनरेशन आगे बढ़ानी है, डीएनए अगले वाले को देना है, कुछ नहीं करना उसको ऐसा। उसको बस खुद को मेंटेन करके चलना है, ज्यादा मोटा नहीं होना है उसने। ज्यादा मोटा होगा तो फिर संभाल नहीं पाएगा अपने वेट को। इस चक्कर में हम भी बने ना, हाँ, ओबेसिटी ओबेसिटी नहीं चाहिए सेल को। फिट रहना है उससे। हाँ, सेल बोलता है शरीर फिट पड़ेगा, दिमाग तो उतना ही रहेगा मेरा, दिमाग उतना ही रहेगा, मतलब न्यूक्लियस उतना ही रहेगा, उतना ही दिमाग इतने बड़े शरीर को कैसे संभाल सकता है, नहीं संभाल सकेगा।